दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों जो सीरीज़ हमने पत्राचार की शुरू की थी उस पे आगे बढ़ते हैं बिना समय विलम्ब किए। शुरू करते हैं वहाँ से जहाँ से हमने ख़त्म किया था। गुरु कहते थे कि संघर्षों और दांव पेचों से परेशान होकर अच्छे लोग वे महत्वपूर्ण पद छोड़ रहे हैं। इसके बाद जब ये पत्र चिंतन के पास पहुँचा तो वो लिखते हैं, महाराज साहेब, आपके पत्र ने तो कल रात मेरी नींद ही हराम कर डाली। एकदम स्वस्थ चित्त से विचार किया तब महसूस हुआ कि इस्तीफा देने में मैंने जल्दबाजी तो की ही है, साथ ही साथ गलती भी की है। लेकिन अब तो और क्या किया जा सकता है। सिर्फ 24 घंटों के अल्प समय में ही तो ट्रस्टी मंडल ने मेरा इस्तीफा मंजूर कर लिया। परंतु मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूँ कि सज्जनों के साथ समाज का बहुजन वर्ग क्यों नहीं जुड़ता? सज्जनों को अकेला क्यों कर दिया जाता है और हमेशा सज्जनों की अपेक्षा दुर्जन बहुमत में ही क्यों दिखते हैं? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही अच्छे और बहुत ही गंभीर मुद्दों के बीच ये संवाद अब जा रहा है। आगे गुरुदेव लिखते हैं, चिंतन, सज्जनों की अपेक्षा दुर्जन हमेशा बहुमत में ही क्यों दिखते हैं? तेरी लिखी इस बात में तथ्य नहीं है। क्या कहते हैं गुरु? हकीकत तो यह है कि जिसे सज्जन कहा जा सके ऐसा वर्ग इस दुनिया में 1% जितना ही है, और जिसे दुर्जन कहा जा सके ऐसा वर्ग भी इस दुनिया में 1% जितना ही है। गुरुदेव कहना चाहते हैं कि इस दुनिया में जितने सज्जन लोग हैं जो 1% हैं, 1% ही दुर्जन लोग हैं। आगे कहते हैं बाकी जो 98% वर्ग है वह न्यूट्रल है। क्या है? न्यूट्रल, अर्थात निष्क्रिय, मध्यस्थ और तटस्थ। तो फिर दुर्जन बहुमत में हो ऐसा क्यों दिखता है? तेरे इस सवाल का जवाब यह है कि पहली बात तो सज्जन संगठित नहीं है। किसी भी कारण से उनके बीच परस्पर संवादिता नहीं है। किसी को सामने वाले सज्जन की नीति पसंद नहीं आती तो किसी को उसकी कार्यप्रणाली पसंद नहीं आती। किसी को सामने वाले सज्जन की वैचारिक उदारता नहीं जमती तो किसी को उसकी मनोवृत्ति संकुचित लगने में उसका साथ नहीं देता। संक्षेप में कहें तो ये है कि किसी न किसी कारण से सज्जनों के बीच एक रागिता नहीं है। हालांकि है तो हर एक सज्जन, लेकिन बिखरी हुई हालत में। गुलाब है, चमेली है, मोगरा है, जासूद है, परंतु सब पुष्प अलग अलग कोने में पड़े हैं। एक धागे में पुरोए जाकर हार बनने की उनकी तैयारी नहीं है। सज्जनों की पहली कमजोरी यह है, तो दूसरी कमजोरी यह कि सज्जन निष्क्रिय नहीं है। शायद किसी विशिष्ट गुणवान को सज्जनों को संगठित करने में कभी सफलता मिल भी जाए, फिर भी संगठित बने हुए ये सज्जन सक्रिय नहीं बनते या बनना नहीं चाहते। सब अपनी अपनी सज्जनता में मस्त हैं। मेरे पास सुगंध है तो गंदगी के ढेर पर आक्रमण करने की मुझे क्या ज़रूरत? सज्जन यही सोचता है कि मेरे पास सुगंध है तो मुझे गंदगी के ढेर पर आक्रमण करने की क्या ज़रूरत है? सबके मन में ऐसा ही कुछ है और इसी कारण से सब निष्क्रिय बने बैठे हैं। तो दूसरी ओर दुर्जनों की बात तो कुछ और ही है। वे सब संगठित हैं। व्यभिचारी और जुआरी एक मंच पर बैठ सकते हैं। खूनी व शराबी एक दूसरे को गले लगा सकते हैं। टैक्स चोर व काम चोर सरेआम एक दूसरे के गले में हार पहना सकते हैं। जेब कतरा व लफंगा होटलों में एक साथ टेबल पर बैठकर मज़े से नाश्ता कर सकते हैं। एक तरफ दुर्जन के पक्ष में संगठन है तो दूसरी ओर उनके पक्ष में सक्रियता भी इतनी ही है। खूनी के बचाव के लिए नशाखोर आता है तो जेब कतरे के बचाव के लिए शराबी आता है। व्यभिचारी टैक्स चोर पर संकट आने पर उसे सहारा देता है तो शराबी को आँच न आए इसका ध्यान जुआरी रखता है।
तेरे सवाल का जवाब यह है, दुर्जन 1% जितने ही होने पर भी बहुमत में हो, ऐसा लगता है इस संगठन व सक्रियता के कारण ही है। यह 1% वर्ग निष्क्रिय, तटस्थ व मध्यस्थ रहे हुए उस 98% वर्ग को सक्रियता के द्वारा अपने पक्ष में खींच लेता है, और वह 98% वर्ग इस 1% वर्ग के आधिपत्य को बिना किसी जानकारी के स्वीकार कर लेता है। अब तो समझ गए ना कि दुर्जन बहुमत में हो ऐसा क्यों लगता है। यहाँ ये पत्र यहीं तक था। आगे लिखते हैं चिंतन। महाराज साहब, संगठन का अभाव और सक्रियता का अभाव सज्जनों के पक्ष में रही हुई इस कमजोरी से न जाने दुनिया को कितना नुकसान होता होगा। क्या बताऊं, पत्र में आपके द्वारा लिखी गई बात पढ़कर दिल स्तब्ध हो गया। परंतु मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि संगठित होने में सज्जनों को तकलीफ क्या है। अब हर कोई पूछेगा कि सज्जन संगठित क्यों नहीं होते, होने में उन्हें तकलीफ क्या है। यही बात चिंतन भी पूछते हैं तो महाराज बताते हैं, चिंतन, फूल के नन्हे से पौधे के पास तू सुगंध व छाया दोनों की अपेक्षा रखे तो क्या होगा। चीकू के पेड़ के पास तू चीकू के साथ बड़े लकड़े की भी अपेक्षा रखे तो क्या होगा। केले के वृक्ष के पास केले के साथ रस की भी अपेक्षा रखे तो क्या होगा। नहीं नहीं, तुझे समझना होगा, समझना ही होगा कि पौधे के पास से सिर्फ सुगंध पाकर संतोष मानना पड़ता है। छांव की भी अपेक्षा उसके पास से नहीं रखी जा सकती। चीकू के वृक्ष के पास से सिर्फ चीकू पाकर ही संतोष मानना पड़ता है। लकड़े को भी अपेक्षा उसके पास से नहीं रखी जा सकती। केले के वृक्ष के पास से सिर्फ केले पाकर ही तुम्हें खुश रहना पड़ता है, उसके पास से रस की अपेक्षा नहीं रखी जा सकती। बस तेरे द्वारा पूछे गए प्रश्न का एक जवाब यह है कि प्रत्येक सज्जन सामने वाले सज्जन में तमाम सद्गुण देखना चाहता है। इसमें उदारता के साथ सौजन्यता भी होनी चाहिए, नम्रता के साथ परोपकारिता भी होनी चाहिए, मैत्री भाव के साथ भक्ति भाव भी होना चाहिए। इस अपेक्षा को कैसे संतुष्ट किया जाए। एक ही जगह पर तमाम सद्गुण हो भगवान में ही देखने को मिलते हैं। गुरुदेव कहते हैं एक ही जगह पर तमाम सद्गुण हो, सद्गुण तो भगवान में ही देखने को मिलते हैं, न संत में दिखाई देते हैं न सज्जन। यदि इस वास्तविकता को हर एक सज्जन दिल से स्वीकार कर ले तो एक सज्जन को दूसरे सज्जन के पास जाने में कोई हर्ज नहीं होगा। फिर तो संगठन हुए बिना नहीं रहेगा। परंतु मुश्किल तो यह है कि एक तरफ यह अभिगम तो दूसरी तरफ एक अन्य गलत अभिगम के शिकार सज्जन बनते हैं। मुझ में सब कुछ है तो फिर मुझे दूसरे के पास जाने की भला क्या आवश्यकता है। उसे सलाह लेनी हो तो वो मेरे पास आए, समस्या हल करानी हो, समाधान पाने आए, मेरे पास आए। बस इस गलत अभिगम के शिकार बने हुए सज्जन एक दूसरे के पास जाने को तैयार नहीं होते। संक्षेप में सामने वाला सज्जन पूर्ण होना चाहिए, यह है एक गलत अभिगम। और दूसरा गलत अभिगम है मैं स्वयं में ही पूर्ण हूँ। इन दो गलत अभिगमों के कारण सज्जन संगठित नहीं हो सकते। दूसरी ओर एक दुर्जन जानता है कि मैं कैसा हूँ, मेरी कमजोरी क्या है। इस कमजोरी के बचाव के लिए भी वह सामने वाले दुर्जन के पास जाने को तैयार हो जाता है। सामने वाला दुर्जन भी स्वयं की कमजोरी के रक्षण के लिए अपने पास आए हुए दुर्जन को स्वीकार लेता है। कहीं पर मैंने पढ़ा था कि एक सोफा पर 2 अमीर नहीं बैठ सकते, जबकि एक फटी चादर पर 10 भिखारी मज़े से बैठ सकते हैं। मैं नहीं जानता कि अमीर व भिखारी के बारे में बनाए गए इस अभिगम में कितनी सच्चाई है, परंतु सज्जनों व दुर्जनों में तो यह अभिगम फिलहाल एकदम सत्य हो ऐसा दिख रहा है। एक अच्छे कार्य के लिए भी सब सज्जन एक मत नहीं होते और हल्की कक्षा के कार्यों के लिए भी दुर्जनों में कोई मतभेद नहीं होता। इसका अर्थ तू ऐसा मत समझ लेना कि यह धरती रसातल में जाने बैठी है। नहीं, धरती पर फूल तो हैं ही, जो भी तकलीफ़ है वह हार बनाने की है। धरती पर फूल तो हैं, जो तकलीफ़ है वो हार बनाने की है। इसमें सफलता कैसे मिले,
इसका जवाब हम आपको अगले पत्र में देंगे। ऐसा गुरुदेव भी लिखते हैं और ऐसा मैं भी कह रहा हूँ। आगे की सारी जानकारी आपको अगले वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। तब तक के लिए हमारे इस चैनल पर जुड़े रहने के लिए आपका तहे दिल से आभार।